सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं एनआईओएस अक्टूबर 2026 का जो एडमिशन ओपन हो चुका है स्ट्रीम 2 ब्लॉक 1 के लिए। दोनों तरीके का अक्टूबर होता है, एक है स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 एंड दूसरा है स्ट्रीम 2 ब्लॉक 1। तो जो स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 था उसका एडमिशन पोर्टल 31 मार्च वहां पे क्लोज हो गया था, और ये वाला जो अक्टूबर है स्ट्रीम 2 ब्लॉक 1, इसका एडमिशन पोर्टल अभी जस्ट खुला है। ठीक है, एंड इसका एडमिशन लेने का लास्ट डेट 30 जून 2026 तक रहेगा। एंड यू मान के चलो इसको एक्सटेंड कर देते, कई बार एक्सटेंड करके मतलब पिछले 2 साल से देख रहा हूं कि 15 अगस्त तक कर देते, ठीक है 15 अगस्त, मगर ये मान के चलो कि अभी के लिए लास्ट डेट 30 जून 2026 है। तो जब मैं उस वाले अक्टूबर के लिए वीडियो बना रहा था स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2, तब मैंने बोला था भाई जो लोग सीबीएसई बोर्ड या किसी और बोर्ड के एग्जाम अभी दे रहे हैं रुक जाओ भाई, रिजल्ट आने दो उसके बाद एडमिशन लेना। ठीक है, तो इसी वजह से बोला था कि भाई रिजल्ट आने दो उसके बाद ये वाला अक्टूबर का पोर्टल खुलेगा, इसमें एडमिशन लेना। वो वाला जो अक्टूबर था स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2, उसमें हर कोई जा सकता था। हर कोई इन द सेंस कि हम 10वीं पास है, हम 10th पास है, हमें अब 12th करना है तो वो भी जा सकता था। ठीक है, हम 12th में फेल या कंपार्टमेंट है, हमें 12th पास होना है, वो भी जा सकता था। हम 12th ऑलरेडी पास है, हमें अप टू 4 सब्जेक्ट करना है, एडिशनल बायोलॉजी वगैरह लेना है, वो भी जा सकता था। लेकिन इस वाले में क्या कंडीशन है, इसमें या तो 12 फेल कंपार्ट, नहीं तो 12 पास। सिर्फ यही लोग जा सकते हैं जो 10 पास लगाने वाला सिस्टम होता है ना, कि बोलते ना लोग कि हम 10 पास है अब हमें 12 करा दो, तो वो इसमें नहीं जा सकते। वो या तो अप्रैल 2027 में जा सकते हैं, और नहीं तो अक्टूबर 2027 में जा सकते हैं। मतलब वही स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 होगा जो कि स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 होगा अगेन, एंड उसका एडमिशन पोर्टल सितंबर के महीने में खुलेगा और मार्च में बंद हो जाएगा। तो अभी के लिए इन जैसे लोगों के पास एक ही उपाय है कि हम 10 पास है, हमने कभी जिंदगी में 12 नहीं किया, हमें 12 करा दो, तो तुम्हें अप्रैल 2027 में जाना पड़ेगा। ठीक है, और कोई उपाय नहीं है। तुम ऑन डिमांड में भी नहीं जा सकते, तुम इस वाले अक्टूबर में भी नहीं आ सकते, है ना। और अप्रैल 2027 में अगर जाओगे कोई झंझट नहीं होगा तुम्हें कॉलेज एडमिशन में। भैया कॉलेज एडमिशन तुम्हें मिलेगा, जोसा काउंसलिंग भी तुम्हें मिलेगा, और क्या कहते हैं उसको, नीट का काउंसलिंग भी तुम्हें मिलेगा, सीयूईटी का काउंसलिंग भी तुम्हें मिलेगा। अप्रैल 2027 में 5 सब्जेक्ट के साथ एडमिशन लोगे तो हर कोई जगह तुम जा पाओगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। कुछ लोग दिसंबर तक रोते रहेंगे कि रिजल्ट लेट आता है, कुछ लेट नहीं आता भाई, कुछ लेट नहीं आता, है ना। अप्रैल 2027 का रिजल्ट टाइमली आ जाएगा, आराम से हंसते खेलते रसगुल्ले खाते हुए कॉलेज जाओगे। ठीक है, और अभी के लिए इतना जो झंझट है कि भैया क्या होगा क्या नहीं होगा, इसमें क्या करे उसमें क्या करे, है ना, या अक्टूबर वाले में कैसे क्या होता है, तो भैया शांति से वीडियो को देखो ना भाई, एक्सप्लेन तो कर रहे हैं ना एक एक चीज, तो शांति से आराम आराम से चीजों को समझो। जल्दबाजी में यह नहीं कि बेटा ये अक्टूबर का एडमिशन खुल चुका है, इसका पैसा इतने से इतना लग जाएगा, हमें पैसा भर दो हम तुम्हारा एडमिशन करा देंगे, वो वाला काम थोड़ी ना करना कि 5 मिनट में वैसे वीडियो बना के भाग गए, है ना, वो वाला काम नहीं करेंगे। डिटेल में एक एक चीज दिखाएंगे स्टूडेंट लोग को कि कैसे क्या प्रोसेस होता है, सारा कुछ एकदम, कोई मतलब झंझट नहीं होगा। चाहे तुम यहाँ पे मल्टीपल लोग है ना, कोई 12 फेल है तो पास होना चाहता है, कोई 10 फेल है वो 10 पास होना चाहता है, कोई 10 12 ऑलरेडी पास है उनको एडिशनल सब्जेक्ट चाहिए, कि होता है ना कि 10वीं पास है अब उनको नौकरी करने के लिए मैथमेटिक्स नहीं था 10वीं में उनके पास, होता है कई लोग होते हैं ऐसे, तो उनको मैथमेटिक्स चाहिए, ऐसे भी लोग हैं। कोई 12 पास है वो नीट करना चाहता है तो उसको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी चाहिए, ऐसे भी लोग है ना। कोई फेल कंपार्ट हो गया वो जेई करना चाहते हैं, उसको कैसे क्या करना है, तो सारा कुछ झंझट इसी वीडियो में समाप्त होगा। तो आराम से एंड तक वीडियो को देखो, एंड चीजों को समझो। तो भाई रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, रजिस्ट्रेशन भाई 100% ऑनलाइन होता है। कहां से होता है रजिस्ट्रेशन, एनआईओएस की वेबसाइट से, sdmis.nios.ac.in, सारा चीज का दिखाएंगे आगे आगे, सारा प्रोसेस A to Z तुम्हें समझाएंगे। ठीक है, शांति से काम लो। अब ध्यान से सुनो, एलिजिबिलिटी कि कौन कौन एडमिशन ले सकता है और किस किस प्रोसेस के थ्रू उसे लेना पड़ेगा एडमिशन। तो देखो, अगर तुम्हें 5 सब्जेक्ट चाहिए, कि मतलब टू बी डिक्लेयर्ड 10 पास 12 पास फ्रॉम मतलब कि तुम लोगों को जाके कहो कि मैंने एनआईओएस बोर्ड से अपना 10 पास किया, एनआईओएस बोर्ड से अपना 12 पास किया। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें मिनिमम 5 सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, और मैक्सिमम तुम 7 सब्जेक्ट ले सकते हो। और 5 सब्जेक्ट या 7 सब्जेक्ट लेने में एक लैंग्वेज तुम्हारे पास कंपलसरी होना चाहिए। तो एक लैंग्वेज मैक्सिमम लोग यहाँ पे इंग्लिश लेते हैं, है ना, तो इंग्लिश वगैरह तुम ले सकते हो। तो इसके लिए कौन हो सकता है एनआईओएस के स्ट्रीम 2 वाले अक्टूबर से 10 पास, तो सिर्फ वही लोग जो 10 में फेल या कंपार्टमेंट थे। ठीक है, सिर्फ वही लोग एनआईओएस से 10 पास हो सकते हैं स्ट्रीम 2 वाले अक्टूबर में, जो कि 10 में फेल या कंपार्टमेंट थे। वो वाला सिस्टम इसमें नहीं है कि मतलब हमने कभी स्कूलिंग नहीं किया, या हम अभी 8 पास है, हम अभी 7 पास है, हम सेल्फ डिक्लेरेशन के साथ 10 पास होना चाहते हैं, उसके लिए भैया अप्रैल 2027 में जाना पड़ेगा, है ना। ये वाला तुम्हारे लिए नहीं है,
क्लियर करके दे दो पहले में। और सेम सिनेरियो क्लास 12 करने के लिए 5 सब्जेक्ट के साथ कि तुम लोगों को जाके कहो कि मैंने एनआईओएस बोर्ड से 12 पास किया, उसके लिए 12 में फेल या कंपार्टमेंट होना पड़ेगा। तो अभी सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आएगा कुछ ही दिनों में, 10-15 दिनों में तुम आराम से एडमिशन ले सकते हो भाई। 30 जून तक लास्ट डेट है, इसका कोई लेट फीस वगैरह कुछ नहीं होता। तो देखो ऐसे करके 10 पास 12 पास करने के बाद, जैसे मान लो तुम 12 में फेल कंपार्ट थे और अभी इधर से 12 पास किए, क्योंकि 10 पास लगाने वाला सिस्टम तो इधर होगा नहीं ना। कुछ लोग कहते हैं हम 10 पास है, हमें 12 करा दो, तो अरे उसके लिए अप्रैल 2027 में जाना पड़ेगा। ये वाला स्ट्रीम 2 अक्टूबर ऐसा नहीं होता उसमें, ठीक है। और नहीं तो स्ट्रीम 1 वाला जो अक्टूबर था 31 मार्च जिसका लास्ट डेट था, उसमें जाना पड़ता। इसमें तुम वैसे करके नहीं ले सकते कि मैं 10 पास हूं मुझे 12 कर दो, वो वाला सिस्टम नहीं चलेगा इसमें। इसमें 12 करने के लिए तुम्हें 12 फेल या कंपार्टमेंट होना पड़ेगा, है ना। और ऐसे करके 12 पास करने के बाद तुम जेई, नीट, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, मतलब ऑलमोस्ट एवरीवेयर तुम एलिजिबल हो जाओगे। और ऐसे करके 10 पास करने के बाद तुम सीबीएसई के स्कूल, आईसीएसई के स्कूल और तुम्हारा क्या कहते हैं एनआईओएस बोर्ड में दोबारा एडमिशन, स्टेट बोर्ड में एडमिशन, सारे जगह में तुम एलिजिबल हो जाओगे। तो कोई झंझट वाली बात यहां पे है ही नहीं। एक और केस क्या है कि अगर हम ऑलरेडी 10-12 पास है एंड वांट टू इंप्रूव फॉर एडिशनल सब्जेक्ट, मतलब क्या होता है, हम मान लो ऑलरेडी 10-12 पास है, मान लो हम ऑलरेडी 10 पास है, लेकिन 10 पास जब हमने किया था तो वहां पे मान लो हमारे पास वो नहीं था, एसएसटी नहीं था। अब हम कहीं पे जॉब करने जा रहे या कहीं पे कुछ करने जा रहे, वो लोग कह रहे कि भैया 10 में एसएसटी होना कंपलसरी है। तो उस वजह से तुम 10 पास डिक्लेयर करके सिर्फ एसएसटी करके यहाँ पे उस वाले जगह पे जा सकते हो। उनसे पूछ लेना कि क्या ऐसे करके एक्सेप्टेड होगा चीजें, तो उनसे जगह पूछ लेना ये बात है। एंड मान लो तुम ऑलरेडी 12 पास हो, तो इस केस में वापस तो 5 सब्जेक्ट तुम्हें मिलता नहीं है। तो भैया वो लोग क्या करते हैं जो ऑलरेडी 12 पास हो जाते फिर भी एनआईओएस से करके जेई में करते, वो काइंड ऑफ झूठ बोल के एडमिशन लेते। वो कहते हैं हमने जिंदगी में कभी 12 नहीं किया, हम 10 पास है, ठीक है। 10 पास लगाते हैं, फिर 5 सब्जेक्ट लेते हैं अप्रैल में, फिर जाकर वो जेई वगैरह उस पर चले जाते है ना। लेकिन कायदे से अगर तुम ऑलरेडी 12 पास हो तो तुम्हें 4 सब्जेक्ट ही मिलता है। तो अगर प्रीवियस क्वालिफिकेशन 12 पास दोगे तो 4 सब्जेक्ट ही तुम्हें मिलेगा, 5 सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। पहले क्लियर करके देता हूं भाई। तो झंझट मत करो, खिचड़ी मत पकाओ, आराम आराम से चीजों को समझो यहाँ पे। तो मान लो कोई उसका आर्ट्स या कॉमर्स का पास आउट है, उसको करना नीट करना है, तो ऐसे करके नीट में एलिजिबल हो जाएगा। यहां से करेगा इंग्लिश और पीसीबी, ठीक है, ऐसे करके वो नीट में एलिजिबल हो जाएगा 12 पास होने के बाद भी। और क्या ऐसे करके जेई में एलिजिबल होते हैं लोग, मान लो कोई ऐसा कर लिया इंग्लिश पीसीएम, तो बिल्कुल नहीं, ऐसे करके जेई में एलिजिबल नहीं होगा। जेई में एलिजिबल होने के लिए या तो सेम बोर्ड से दोबारा एग्जाम दो, और अलग बोर्ड से अगर दे रहे हो तो 5 सब्जेक्ट तुम्हारे पास होना चाहिए। पूरा फंडा क्लियर हुआ, झंझट नहीं करना। नेक्स्ट बात यहां पे करते हैं टीओसी का। टीओसी मतलब ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, एनआईओएस में आने के बाद लोग टीओसी का बताते, तो ध्यान से सुनो। टीओसी सिर्फ और सिर्फ फेल या कंपार्टमेंट वालों के लिए होता है, ठीक है। अगर तुम ऑलरेडी 12 पास हो टीओसी नहीं ले सकते। अगर तुम ऑलरेडी 10 पास हो और 10 करना चाहते हो टीओसी नहीं ले सकते। टीओसी करने के लिए फेल या कंपार्टमेंट होना पड़ेगा, ठीक है। पास होने के बाद यह चीज नहीं होता। तो ये कंसेप्ट कैसा है कि मान लो तुम अपने पेरेंट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, कोई भी बोर्ड, ठीक है, कोई भी बोर्ड से तुम फेल या कंपार्टमेंट थे, और वहां पे क्या हुआ कि तुम इंग्लिश, फिजिक्स और फिजिकल एजुकेशन ऐसे 3 सब्जेक्ट में पास थे, 2 सब्जेक्ट केमिस्ट्री और मैथ में तुम आरटी लग गया, क्रॉस लग गया, फेल हो गए, ठीक है। तो अब तुम क्या करना चाहते हो, टीओसी करना चाहते हो एनआईओएस बोर्ड में। तो तुम एक काम करो, इन तीनों में से जहां पे तुम पास हो मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो मान लो इंग्लिश और फिजिक्स का यहाँ पे टीओसी करा लिया, मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट, इससे ज्यादा नहीं, और मिनिमम 0 सब्जेक्ट, ठीक है। कोई ऐसा मतलब वो वाला रेस्ट्रिक्शन नहीं कि टीओसी तुम्हें करना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बिना टीओसी करके तुम ऑल 5 सब्जेक्ट का एग्जाम दो, वो भी कर सकते हो। टीओसी करके तुम 3 सब्जेक्ट का एग्जाम दो, वो भी कर सकते हो। टीओसी करके 4 सब्जेक्ट का एग्जाम दो, मतलब 1 टीओसी बाकी 4 का एग्जाम, ये भी कर सकते हो। हर केस में एक ही सिंगल मार्कशीट बनेगा, अलग अलग मार्कशीट नहीं बनेगा। और कहीं पे भी ऐसा मेंशन नहीं होगा कि तुमने टीओसी लिया, ऐसा है वैसा है, कुछ भी मेंशन नहीं होगा, ठीक है। और ये चीज हर जगह वैलिड होगा यहां से क्लियर कर लेने के बाद। तो मान लो यहाँ पे तुम्हारा सीबीएसई बोर्ड में 70 मार्क्स था इंग्लिश और फिजिक्स में, तो 70 एज इट इज यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। थोड़ा ऊपर नीचे होता है, मान लो अब सीबीएसई बोर्ड में 80 नंबर का, अब सीबीएसई बोर्ड में मान लो फिजिक्स है 70 नंबर का थ्योरी होता है, 30 नंबर का प्रैक्टिकल। वही एनआईओएस बोर्ड में 80 नंबर का थ्योरी होता है, 20 नंबर का प्रैक्टिकल। तो उसको थोड़ा कटपीट करेंगे, कन्वर्ट करने के बाद 1-2 नंबर का ही ऊपर नीचे होता है, उससे ज्यादा का नहीं होता। उसका हिसाब 6ठी क्लास की मैथमेटिक्स है, वो मैं यहाँ पे करा के नहीं दिखा रहा, ठीक है। तो नेक्स्ट बातें करते हैं, ये है टीओसी का सिस्टम। हाँ भाई, अब जो है कि फीस कितना लगता है, तो फीस के लिए एनआईओएस का फीस है, तो एनआईओएस से पूछेंगे ना कि क्या लगता है। देखो बाकी लोग यहाँ पे लुटेरे बहुत है, एनआईओएस के नाम पे, सरकार के नाम पे तुमसे पैसा लूट के भाग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000, बहुत बहुत मतलब खतरनाक तरीके के लुटेरे यहाँ पे बैठे, ठीक है। तो उनके चक्कर में तुम फंस सकते हो, नहीं तो खुद ब खुद अपना फीस जो है तुम खुद ब खुद ही एनआईओएस को भर सकते हो। तो सारा चीज का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो फीस का क्या है, स्ट्रीम 2 में एडमिशन लेना है तो ये स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 वाला फीस तुम्हारे लिए नहीं है ना, ये अप्रैल वालों के लिए है, ठीक है। और ये स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 वाला फीस भी तुम्हारे लिए नहीं है, ये भी अक्टूबर वालों के लिए है। लेकिन किन के लिए, जिसका एडमिशन पोर्टल 31 मार्च तक बंद हो गया, उनका फीस था, ठीक है। तुम्हारे लिए क्या फीस है,
स्ट्रीम 2, 3 एंड 4। 3, 4 को ऑन डिमांड कहते हैं और स्ट्रीम 2 को वही वाला अक्टूबर कहते हैं जिसमें तुम अभी एडमिशन लेने जा रहे हो। ठीक है, जिसके लिए मैं अभी वीडियो बना रहा हूं। यहाँ पे एक होता है रजिस्ट्रेशन फीस 620 रुपए पर सब्जेक्ट, और एग्जाम फीस अभी 250 रुपए नहीं होता, ये कुछ अभी 300 रुपीज होता है, और 120 रुपीज इसमें प्रैक्टिकल फीस नहीं होता, अभी 150 रुपीज होता है। एंड टीओसी का फीस इतना ही है 230 रुपीज, और चेंज और एडिशनल सब्जेक्ट फी उतना ही है 940 रुपीज। अब मैंने कैसे बोल दिया एग्जाम फीस बढ़ गया, उसका भी प्रूफ दिखाते भाई, सारा कुछ का एकदम खुला ट्रांसपेरेंसी वाला काम होगा। ठीक है, तुम्हें सब कुछ पता होना चाहिए, यहाँ पे दिखाते हैं अभी। ठीक है, यहाँ पे देखो मेरा ही एडमिशन डिटेल है, तो मैं एग्जाम फीस वगैरह भरते रहता हूँ यहाँ पे, तो मैं अपना एग्जाम फीस दिखाता हूँ, नीचे स्क्रॉल डाउन करूंगा मैं। तो देखो ये मैंने एग्जाम फीस भरा था यहाँ पे, ये 2320 रुपए 6 सब्जेक्ट वाला समझ में नहीं आएगा, तुम 3 सब्जेक्ट वाला समझो यहाँ पे। ठीक है, तो 1270 रुपए एग्जाम फीस भरा था पब्लिक एग्जाम के लिए। तो 1270 रुपए कैसे बना, केमिस्ट्री प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो 300 और 150 450, फिजिक्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है 300 और 150 450, है ना, 450 और 450 कितना हो गया 900 रुपए। एंड मैथ नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है 300 रुपए, 900 और 300 कितना रुपए हो गया 1200 रुपीज। और 70 रुपीज क्या है, हर एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के साथ एनआईएस लेता है, मतलब एनआईएस के साथ अगर तुम 100 रुपए का भी ट्रांजैक्शन करोगे तो वो 170 रुपए लेगा। ये है फीस का हिसाब किताब यहाँ पे। तो यहाँ पे भाई अब एनआईएस की वेबसाइट से हमने फीस अपना चेक कर लिया, सारा कुछ दिखा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या है, फीस गिन लेते, कैलकुलेट कर लेते कि कितना क्या लगेगा। तो एक रफ केस उठाया मैंने, मान लो कोई स्टूडेंट यहाँ पे ऐसा है, इंग्लिश हिंदी पीसीएम कॉम्बिनेशन लेना चाहते, तुम अपना कॉपी पेन निकालो, कॉपी पेन निकाल के ऐसे इस वाले कॉलम पे सब्जेक्ट लिखो, और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस, एग्जाम फीस और चेंज एट फीस, टीओसी फीस और टोटल फीस ऐसे करके लिखो, फिर तुम भी खुद ब खुद जोड़ लो कितना क्या लगता है। तो मान लो ये स्टूडेंट क्या है, इंग्लिश और हिंदी का टीओसी करवाना चाहते, तो इसका कोई रजिस्ट्रेशन फीस, एग्जाम फीस कुछ भी नहीं होता, सिर्फ टीओसी का 230 देना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, टोटल में इतना बैठ जाएगा इसका इंग्लिश और हिंदी में। और यहाँ पे स्ट्रीम 2 में कोई लेट फीस नहीं होता, नो लेट फीस। अगर तुम लास्ट डेट पे भी एडमिशन लोगे तब भी कोई लेट फीस नहीं होगा, हर एक दिन नॉर्मल फीस रहेगा, तो कोई यहाँ पे लेट फीस वगैरह नहीं है। और इंग्लिश और हिंदी का 230 यहाँ पे बैठ गया। ठीक है, मान लो फिजिक्स का उसको एग्जाम देना है, तो रजिस्ट्रेशन फीस लगेगा 620 रुपए, एग्जाम फीस लगेगा 450 रुपए, और यहाँ पे चेंज एट का कोई फीस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो ये सब्जेक्ट भरने के कॉलम में जब फॉर्म भरते हैं ना, वहां पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के कॉलम में स्टूडेंट लोग ज्यादातर गलती करते हैं भैया, कुछ भी उठपटांग तरीके से भर देते हैं। तो इसी वजह से क्या होता है, ये जो 3500 का फीस है ना, ये 3500 10,000 रुपए दिखाने लगता है। सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा गलती करते वो लोग। तो फॉर्म भरते वक्त ध्यान से तुम्हें वहां पे डिक्लेरेशन देना भी पड़ेगा कि क्या फिजिक्स तुम्हारे पिछले वाले बोर्ड में था, अगर था वहां पे यस लिखना पड़ेगा, तभी जाके यहाँ पे चेंज एट का कोई फीस नहीं लगेगा। और अगर तुम नो कर दो या कुछ ना भरो वहां पे, तो यहाँ पे 940 यहाँ पे बढ़ जाएगा। ठीक है, 940 हो जाएगा। इस वजह से फीस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये बातें ध्यान में रखो, ऐसा करके रजिस्ट्रेशन फॉर्म में ऐसी गलती नहीं करना तुम्हें। हाँ भाई, तो चेंज एट का यहाँ पे कोई फीस नहीं लगेगा, क्योंकि ये वाला सब्जेक्ट हमारे पिछले वाले बोर्ड में था, इस वजह से। और यहाँ पे टीओसी तो हम कर नहीं रहे, तो यहाँ पे टोटल इतना फीस बनेगा 1070 रुपीज। तो ऐसे करके केमिस्ट्री का भी इतना बनेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है भाई, 300 150 450, है ना। और यहाँ पे मैथ का रजिस्ट्रेशन फीस अगेन 620 रुपए, एग्जाम फीस 300 रुपीज, चेंज एट का कोई फीस नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि मैथ हमारे पिछले वाले बोर्ड में भी था, अगर नहीं था तब जाके 940 रुपए देना पड़ता, और टीओसी का कोई फीस नहीं, और टोटल फीस इतना। और तो यहाँ पे टोटल यहाँ पे जोड़ लो तो इतना बन जाएगा। और 70 रुपए क्या है, यहाँ पे 3520 बन रहा था ना, और 70 रुपीज हर एक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के साथ। 70 को मत भूलना भाई, ठीक है, 70 को ऐड करके टोटल फीस हमारा इतना रुपए बना। ये एक जनरल केस है, सबसे सस्ता केस यही है, ये सबसे सस्ता केस है जिसमें तुम एनआईएस से अपना स्ट्रीम 2 में 12 कंप्लीट कर सकते हो, मार्कशीट वार्कशीट सब इसी में आएगा, इसके सिवाय कोई भी और फीस नहीं। दोबारा अगर मान लो तुम्हें एग्जाम देना है, मान लो अक्टूबर में लटक गए हो, अक्टूबर में लटकने के बाद ऑन डिमांड में बैठना है, अप्रैल में बैठना है, तो सिर्फ वही एग्जाम फीस भरते जाना और कुछ नहीं, एक्स्ट्रा रजिस्ट्रेशन दोबारा नहीं होता, उसका बाद में समझा रहे। अभी के लिए ये समझ लो। अब है कि मान लो दूसरा केस है, आर्ट्स स्ट्रीम से 12 पास है, अब यहाँ पे इंग्लिश और पीसीबी करना है एनआईएस से, क्योंकि वो नीट में एलिजिबल होना चाहता है, तो कर लो, हो जाओगे नीट में एलिजिबल। तो मान लो यहाँ पे फिजिक्स का फीस बढ़ेगा 620 रुपए, एग्जाम फीस बढ़ेगा 450 रुपए, चेंज एट का भरना पड़ेगा। अरे भैया आर्ट से पास आउट थे, फिजिक्स तो हमारे पास नहीं था ना उस वाले बोर्ड में, तभी तो यहाँ से फिजिक्स लेने जा रहे हैं, तो उस वजह से तो देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल इतना बन गया। वैसे ही केमिस्ट्री, वैसे बायोलॉजी, क्योंकि तीनों ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे 450 ठीक है। और अगर नॉन प्रैक्टिकल कोई होता तो 450 की जगह 300 रुपए। और यहाँ पे इंग्लिश नॉन प्रैक्टिकल है तो 300 रुपए देना पड़ेगा, और चेंज एट का कोई फीस नहीं। मान लेते हैं कि इंग्लिश उसके पिछले वाले बोर्ड में भी था, तो आर्ट्स वाला भी तो इंग्लिश लेता है ना, तो यहाँ पे इंग्लिश दोबारा क्यों ले रहा है, यहाँ पे ले रहा है मान लो नंबर इंप्रूव करने के लिए, ऐसा कुछ करने के लिए ले रहा है, चलो ले ले, कोई दिक्कत वाली बात है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे टीओसी नहीं करवा रहा किसी भी सब्जेक्ट का। अरे भाई 12 पास वाला कैसे कराएगा टीओसी? टीओसी कराने के लिए फेल होना पड़ता है ना, कितनी बार बताओ, एक ही बात है। तो यहाँ पे 920 रुपए इसका ऐसे करके बना, टोटल यहाँ पे जोड़ लोगे और 70 रुपए और जोड़ लोगे तो 7020 रुपए इस केस में इसका बना। तो ऐसे करके खुद ब खुद अपना फीस जोड़ लो। ये चेंज एट का तभी देना पड़ेगा जब वो वाला सब्जेक्ट तुम्हारे पिछले वाले बोर्ड में नहीं था, या मान लो तुम ऐड करना चाहते हो कोई सब्जेक्ट जो तुम्हारे पिछले वाले बोर्ड में नहीं। 940 रुपए एक्स्ट्रा किसको देना पड़ रहा है? जिसका वो वाला सब्जेक्ट पिछले वाले बोर्ड में नहीं था। अरे नहीं था तभी ना लेने जा रहा है भाई, आर्ट्स से पास आउट तब नीट करना चाहता है तो पीसीबी लेगा ना भाई।
तो ये है हाल यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट बातें करते हैं, नेक्स्ट केस। अब भैया वैलिडिटी का क्या सीन है, तो 99% जगह पे वैलिड है। इफ यू पास क्लास 10 और क्लास 12 फ्रॉम NIOS विथ मिनिमम ऑफ 5 सब्जेक्ट इंक्लूडिंग 1 लैंग्वेज, अगर तुम मिनिमम 5 सब्जेक्ट लेके एक लैंग्वेज के साथ 10 या 12 NIOS बोर्ड से पास करते हो तो ये 99% जगह पे वैलिड है। मतलब कि ऐसे करके अगर तुम 10 पास हो गए NIOS बोर्ड से तो तुम्हें +2 करना है, मतलब 11-12 करना है, तो तुम किसी भी बोर्ड में ऐसे करके रिकॉग्नाइज बोर्ड में जा सकते हो। मान लो तुम्हें NIOS बोर्ड से दोबारा करना है, कर लो। तुम्हें CBSE बोर्ड के स्कूल में जाना है, जाओ। तुम्हें स्टेट बोर्ड वाले में जाना है, जाओ। ICSE बोर्ड के स्कूल में जाना है, जाओ, कोई रोक टोक नहीं होगा। और ऐसे करके 12 पास होने के बाद मिनिमम 5 सब्जेक्ट के साथ इंक्लूडिंग 1 लैंग्वेज, अगर तुम 12 पास NIOS बोर्ड पे हो जाते हो 1 सिंगल मार्कशीट के साथ, तो तुम IIT, एम्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU, अदर प्रोफेशनल कोर्सेज, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, दुनिया भर की चीजें, जो भी बड़े लेवल पे, छोटे लेवल पे, मीडियम लेवल पे जो भी चीजें हैं दुनिया भर की, उसको तुम यहाँ पे कर सकते हो। 99% जगह पे वैलिड है। और 1% जगह रिजेक्ट कहां पे होते हैं, मान लो स्ट्रिक्टली डिमांड ऑफ रेगुलर, ठीक है, कि भैया हमें रेगुलर ही चाहिए, हमें रेगुलर ही चाहिए, हम ओपन स्कूलिंग नहीं लेते, तो वो लोग नहीं लेंगे। वो लोग कितने लोग होते भाई, वो लोग कितने लोग होते, वो एक होते 1000 में से, एक होते 1000 में से जो ऐसा स्ट्रिक्टली डिमांड करते हैं कि हमें रेगुलर स्कूलिंग चाहिए। बाकी मैक्सिमम जगह जहां पे तुम्हें, मतलब जहां पे तुम्हें जाना है, मैक्सिमम जो एक बच्चे का सपना होता है उसको यहाँ पे वो चीजें करना है, तो हर जगह एप्लीकेबल है, कोई दिक्कत तुम्हें नहीं आएगा। अब मान लो हाँ किसी नौकरी में अप्लाई कर रहे हो, वो बोल रहे कि हमें 12th में अगर किसी का 80% से कम आया हम उसको नहीं लेंगे, और तुम वहां पे NIOS का सर्टिफिकेट लेके जा रहे हो, बोल रहे हो हमारा 79% आया, हमें नहीं ले रहा, तो क्या वहां पे NIOS की वजह से तुम्हें रोक रहा है, या फिर तुम्हारा परसेंटेज कम है इस वजह से रोक रहा है? तो इतना दिमाग तो तुम्हारे में होना चाहिए, है ना। तो बाकी कोई झंझट नहीं है यहाँ पे। यहां से तुम करो, बढ़िया परसेंटेज लाओ, JEE नीट करो, जो मर्जी करना है तुम्हें आगे जाके करो, उधर जाके वो वाला काम भी सही ढंग से करो, तुम्हें कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होगा, इशू नहीं होगा। और हाँ, एक और केस, ये 50-50 वैलिडिटी है। अगर वो क्या है, वो वाला क्या था, अगर तुम एक लैंग्वेज के साथ बाकी 4 सब्जेक्ट मिला के, अगर टोटल 5 सब्जेक्ट है भैया, इंग्लिश है ना भैया, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और डेटा एंट्री ऑपरेशन मान लेते, तो अगर ऐसा वाला कॉम्बो है कि मिनिमम 5 सब्जेक्ट इंक्लूडिंग 1 लैंग्वेज तुम कर लेते हो, तो हर जगह वो चीज एलिजिबल है, ठीक है। बाकी वहां पे अगर तुम्हारा परसेंटेज के लिए तुम्हें रोक रहा है तो वो तो तुम्हारी गलती है, परसेंटेज बनाओ फिर जाओ वहां पे, ये जो बात है। लेकिन ये वाला काम क्या है, अगर मान लो तुम 12 ऑलरेडी पास आउट हो CBSE बोर्ड से इंग्लिश, PCM, फिजिकल एजुकेशन के साथ, और यहाँ पे तुमने सिर्फ बायोलॉजी लिया है, तो क्या ये नीट में एक्सेप्टेड होगा? हाँ, 100% एक्सेप्टेड होगा। नीट का कुछ परसेंटेज का क्राइटेरिया भी होता है, GMC के लिए आई गेस 50% एंड एम्स के लिए आई गेस 60%, कंफर्म नहीं हो, वहां पे देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ऐसे करके तुम नीट में एलिजिबल हो जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात वहां पे आएगी नहीं। मगर ये जो उल्टा केस है कि मान लो CBSE बोर्ड से PCB से पास आउट, तो यहाँ पे सिर्फ मैथ कर लिया, क्या ये JEE जोसा में वैलिड होगा? बिल्कुल नहीं वैलिड होगा, ठीक है। तो ये चीजें तुम्हें ध्यान रखना है यहाँ पे। JEE जोसा में वैलिड होने के लिए क्या करना पड़ेगा, मिनिमम 5 सब्जेक्ट इंक्लूडिंग 1 लैंग्वेज करना पड़ेगा। वो स्ट्रीम 2 में तुम नहीं कर सकते अगर तुम सिर्फ 10th पास हो अभी तक, ठीक है। तो उसको करने के लिए तुम्हें अप्रैल 2027 में एडमिशन लेना पड़ेगा। वो वाले लोग भी वैसे ही करते, जो कहते हैं ना हम 12वीं पास है ऑलरेडी लेकिन हमने भी कर लिया, तो वो भी वही काम करते कि 10वीं का लगा के घुस जाते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है कि भाई डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने हैं यहाँ पे। तो क्लास 10 अगर तुम करना चाहते हो तो 10 फेल कंपार्ट वाला मार्कशीट तुम्हारे पास होना चाहिए, और नहीं तो अगर तुम ऑलरेडी 10 पास हो, कुछ सब्जेक्ट यहाँ पे ऐड करना चाहते हो अप टू 4 सब्जेक्ट, तो 10 पास वाला मार्कशीट तुम्हारे पास होना चाहिए। और अगर क्लास 12 में भी सेम केस, या तो तुम 5 सब्जेक्ट करना चाहते हो तो 12 फेल कंपार्ट वाला मार्कशीट तुम्हारे पास होना चाहिए, और नहीं तो 12 पास वाला मार्कशीट तुम्हारे पास होना चाहिए। अगर तुम एडिशनल सब्जेक्ट लेना चाहते हो, और 10 पास वाला मार्कशीट तुम्हारे पास तो होना ही चाहिए, क्योंकि तुम यहाँ पे 12 का एग्जाम यहाँ पे दे रहे हो, तो 10 पास तो होना ही पड़ेगा उसके लिए। इन सब चीजों का फोटो खींच के ऑनलाइन फॉर्म में सबमिट करना होता है, कहीं पे तुम्हें ये लेके जाना नहीं है, PDF नहीं चाहिए, सिर्फ फोटो कॉपी चाहिए। फोटो खींच के, कैमरा से फोटो खींच के फोन के अपलोड वहां पे फॉर्म में कर सकते हो। 1 MB से कम होना चाहिए फाइल का साइज, ये याद रखना। बाकी और क्या क्या चाहिए, आधार कार्ड का फ्रंट एंड बैक साइड चाहिए, और पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, तुम्हारा सिग्नेचर चाहिए व्हाइट पेज पे, और एक ईमेल आईडी और फोन नंबर चाहिए। ईमेल आईडी और फोन नंबर तुम्हारा खुद का होना चाहिए। इसी में NIOS वाले तुमसे वो सारा कुछ भेजेंगे कि कितना पैसा तुम्हारा खर्चा हुआ इसमें, लॉगिन ID, पासवर्ड सब कुछ इसी में भेजेंगे, तो तुम्हारा खुद का होना चाहिए। स्कैमर लोग यही पे स्कैम करके भग जाएंगे, तो ये चीजें तुम्हें पता होना चाहिए। और एक जो चीज है कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सर्टिफिकेट, मतलब ये देखो, आधार कार्ड जो फ्रंट साइड है वो ऐसा आइडेंटिटी प्रूफ तुम्हारा काम करेगा, और जो बैक साइड है वो एड्रेस प्रूफ की तरह काम करेगा। अब ध्यान दो, अब तुम्हारा आधार कार्ड मान लो राजस्थान का है, ठीक है, तुम्हारा आधार कार्ड राजस्थान का है, और तुम्हें वहां पे दिल्ली से NIOS का 12 का एग्जाम देना है। क्यों देना है? ताकि तुम्हें दिल्ली में JEE मेंस का कोटा मिल जाए, स्टेट कोटा मिल जाए, स्टेट एलिजिबिलिटी बन जाए तुम्हारा, ताकि कॉलेज का कट ऑफ वहां पे कम मिले। तो इस वजह से तुम्हें दिल्ली वाला एड्रेस भी तो देना पड़ेगा। आधार कार्ड के राजस्थान से तुम आधार कार्ड में वहां पे एडमिशन ले सकते हो, लेकिन दिल्ली में एग्जाम देने के लिए, दिल्ली से टाई अप करने के लिए, दिल्ली में स्टडी सेंटर लेने के लिए दिल्ली वाला एड्रेस भी देना पड़ेगा। तो रेंट एग्रीमेंट सबसे बेहतरीन चीज होती है ना।
रेंट एग्रीमेंट तुम वहां पे बनवाओ, दिल्ली में तुम कहां रहते हो दिखाओ इनको, फिर जाकर रेंट एग्रीमेंट कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस के सर्टिफिकेट के तौर पे वहां पे अपलोड करो, फिर जाके तुम्हें दिल्ली का स्टडी सेंटर मिलेगा, दिल्ली से तुम एनआईएस का एग्जाम दे पाओगे और दिल्ली का कोटा भी तुम्हें मिल जाएगा जेईई मेंस में। और अगर राजस्थान का आधार कार्ड है और राजस्थान में ही एग्जाम देना है, हमें एमएनआईटी जयपुर ही चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तुम्हें वो अलग से वो रेंट एग्रीमेंट दिखाने की कोई जरूरत नहीं। आधार कार्ड का बैक साइड से एड्रेस प्रूफ की तरह उसको काम चला सकते हो, कोई झंझट वाली बात यहाँ पे नहीं है। तो अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एनआईओएस की वेबसाइट पे आना पड़ेगा, सारा कुछ ऑनलाइन है, अपने घर बैठे बैठे कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास मोबाइल फोन भी है, टैबलेट भी है, फिर पीसी है, लैपटॉप है, कुछ भी है भाई, इंटरनेट कनेक्शन है और यूपीआई का पेमेंट सिस्टम है, तो घर बैठे बैठे खुद ब खुद कर सकते हो, किसी के पास जाना यहाँ पे नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे एनआईओएस की वेबसाइट पे आ जाओ, nhis.ac.in, और यहाँ पे देखो और एनआईओएस की वेबसाइट पे आने के बाद तुम यहाँ पे आओगे लर्नर्स कॉर्नर पे और यहाँ पे एडमिशन वाले पे क्लिक करोगे। एडमिशन वाले पे क्लिक करने के बाद ये hdmis.nivs.ac.in वाला वेबसाइट खुल जाएगा तुम्हारे सामने, और यहाँ पे मेनू बटन पे क्लिक करोगे। मेनू बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एडमिशन वाले पे क्लिक करोगे। एक चीज ध्यान रखना, कई बार क्या होता है, इसका यूजर इंटरफेस मतलब वो क्रैश कर जाता है, काम नहीं करता सही ढंग से। तो अगर क्रोम में काम नहीं कर रहा तो मैं ब्रेव ब्राउजर वगैरह भी यूज कर सकता हूँ, ये बता दिया मैंने, ये इनकी तरफ से ग्लिच है, कई बार इनका वेबसाइट क्रैश हो जाता है। तो अगर तुम्हें ऐसा इंटरफेस ना मिले तो यूं समझ लेना कि वेबसाइट क्रैश हो रहा है, तो तुम वहां पे वो कर सकते हो, ब्रेव ब्राउजर वगैरह चला सकते हो। और यहाँ पे एडमिशन वाले पे क्लिक करोगे, फिर यहाँ पे एकेडमिक वाले पे क्लिक करोगे। यहाँ पे देखो एकेडमिक करके एक है, तो यहाँ पे देखो स्ट्रीम 2 ओपन लिखा है, इसी में तुम्हें जाना है अक्टूबर में एडमिशन करने के लिए, और यही से तुम्हारा सारा कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह होगा, सारा कुछ सही ढंग से तुम्हें फिलअप करना है। कुछ भी गलत डिक्लेरेशन या मान लो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन और तुमने फीस पेमेंट सही ढंग से नहीं किया तो तुम्हारा रिजेक्ट भी हो सकता है एडमिशन। वो रिजेक्ट होता है, टाइम देता है वो इंसान, ठीक है, ऐसे अचानक से रिजेक्ट नहीं होता, तुम्हें टाइम दिया जाएगा कि भाई ये तुम्हारा गलत है, इसको सही करो सही करो सही करो, 2-3 महीना टाइम दिया जाता है। लेकिन तुम अगर सो रहे हो तो सो रहे हो, तो वो रिजेक्ट कर देते बाद में जाके। लेकिन अगर सही ढंग से करोगे तो ऐसे वाला कोई झंझट यहाँ पे होगा नहीं। जैसे स्टेट भरो, आइडेंटिटी टाइप में यहाँ पे आधार कार्ड देना पड़ेगा सारा कुछ, और यहाँ पे बेसिक डिटेल पे तुम्हारा नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, फिर तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ, ये सारा कुछ अपने 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग तुम्हें भरना पड़ेगा। फिर सब्जेक्ट के कॉलम में सही ढंग से सारा कुछ भरना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट अपलोड सही ढंग से करना पड़ेगा, फिर तुम्हें रिव्यू फॉर्म करके तुम पेमेंट कर दोगे, यही से यूपीआई वगैरह से हो जाता है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, तो यहाँ से तुम्हारा फाइनली रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। बस इसको सही ढंग से फिलअप करना होता है। और अगर खुद को नॉलेज नहीं है तो मेरा काउंसलिंग वाला प्रोग्राम वहां पे ले सकते हो, तो मैं तुम्हें गाइड कर दूंगा कि कैसे क्या यहाँ पे करना होता है, सारा चीजें, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे है नहीं। चलो, एक तो रजिस्ट्रेशन पूरा ऑनलाइन होगा hdms.nhs.ac.in वाले वेबसाइट से, जो कि अभी मैंने दिखा दिया। एंड रजिस्ट्रेशन करने के बाद मतलब ईमेल और फोन नंबर का ओटीपी बिठाने के बाद तुम्हारे पास एक लॉगिन आईडी पासवर्ड एनआईएस वाले तुम्हारे रजिस्टर्ड ईमेल पे भेज देंगे। जैसे देखो मेरे को यहाँ पे भेजा था एनआईएस वालों ने, ठीक है, ये तुम्हारा लॉगिन आईडी पासवर्ड होगा। एक्चुअली लॉगिन आईडी जो होता है वो तुम्हारा ईमेल ही होता है, जिस ईमेल के थ्रू तुम रजिस्ट्रेशन वहां पे करने जा रहे हो वही ईमेल तुम्हारा लॉगिन आईडी है। और पासवर्ड एनआईएस वाले तुम्हें भेजते हैं अपने मेल आईडी पे, तो अपने मेल आईडी को जाके चेक कर लेना, तुरंत भेज देते, ज्यादा डिले वहां पे नहीं करते। इसके बाद क्या करना है तुम्हें, इसके बाद तुम्हें अपना स्टूडेंट डैशबोर्ड लॉगिन करना है। यहाँ पे ऐसे करके लॉगिन कर सकते हो। कैसे करना होता है चलो दिखाई देते, मतलब लॉगिन इंटरफेस को कैसा होता है दिखा देते हैं वहां पे। तो देखो यहाँ के थ्रू तुम्हारा मतलब स्टूडेंट डैशबोर्ड लॉगिन होता है, तुम्हें गूगल में सर्च कर लेना है एनआईओएस स्टूडेंट लॉगिन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद, और यहाँ पे तुम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट ना भी हो तब भी यहाँ से तुम लॉगिन करके उसको रिव्यू फॉर्म में क्लिक करके कंप्लीट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात वहां पे है नहीं। तो वहां पे ईमेल आईडी तुम्हारा बिठा के और पासवर्ड एनआईएस वालों ने भेजा होगा वो बिठा के यहाँ पे तुम्हें लॉगिन करना है। जैसे मैं यहाँ पे अपना लॉगिन करा के दिखा रहा हूं, जैसे देखो यहाँ पे मेरा स्टूडेंट डैशबोर्ड है, मैंने यहाँ पे ऐसा अपना स्टूडेंट डैशबोर्ड लॉगिन किया, तो यहाँ पे तुम्हारा सारा कुछ डिटेल वगैरह रहेगा। और यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस पे इस वाले बॉक्स पे रिव्यू फॉर्म पे क्लिक करके मान लो तुमने फॉर्म में कुछ गलती की, या मान लो सही स्टेप से तुमने फिलअप नहीं किया, तो वापस यहाँ पे रिव्यू फॉर्म में क्लिक करके उसको फिलअप कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। पेमेंट करने से पहले, पेमेंट करने के बाद झंझट होता है, लेकिन पेमेंट करने से पहले सारा कुछ तुम वहां पे चेंज वगैरह कर सकते हो। और यहाँ पे स्टेटस में लिखा रहेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन प्रोग्रेस। अब ये कंफर्म होने में टाइम लगता है, उसको भी समझाते, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई भी तो करेगा कि भाई तुम्हारा डॉक्यूमेंट फॉल्स है या करेक्ट है, क्या है, फिर जाकर कंफर्म करेगा, तो टाइम लगता है भाई, लंबा प्रोसेस। ऐसे किसी का 2 दिन में हो जाता है, किसी का 90 दिन भी लग जाता है, कोई झंझट वाली बात वहां पे है नहीं। और यहाँ पे ऐसे करके तुम्हें चेक करते रहना है, और जब तक तुम्हारा नोटिफिकेशन, यहाँ पे तुम्हारा नोटिफिकेशन वाला कॉर्नर पे जब तक नोटिफिकेशन 0 है तब तक टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। मान लो एडमिशन में कुछ गड़बड़ी हुई, कुछ गलत डिटेल तुमने वहां पे अपना फिलअप किया, तो एनआईओएस वाले तुम्हें नोटिफिकेशन में भेजेंगे कि भैया तुम्हारा ये गलत है। जैसे मेरा ऐसा कुछ नहीं गलत था, तो मेरे को क्या भेज दिया कि एडमिशन वेरीफाइड। अगर तुम्हारा कुछ गलती हुआ तो भेजेंगे कि ये गलत है, इसको सही करो। और अगर तुम सही नहीं करोगे तो 1.5 महीने 2 महीने बाद वो रिजेक्ट कर देंगे, ऐसे अचानक से नहीं करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट डैशबोर्ड लॉगिन करके अपना नोटिफिकेशन चेक करते रहना है, बस इतना काम है और कुछ नहीं काम है, हर रोज सुबह उठ के, और कोई काम नहीं है। तो ठीक है, अपना स्टूडेंट डैशबोर्ड लॉगिन करो आईडी पासवर्ड से, जो एनआईओएस वालों ने तुम्हारे रजिस्टर्ड ईमेल पे भेजा होगा। उसके बाद एडमिशन कंफर्म कब तक होगा, 31 अगस्त तक होगा।
तो आराम आराम से कंफर्म होगा। किसी का जल्दी हो जाता है, किसी का थोड़ा लेट होता है, वो अपने रीजनल सेंटर पे डिपेंड करता है। जैसे कोई वेस्ट बंगाल का रहने वाला है तो उसका रीजनल सेंटर कोलकाता है, तो कोलकाता वाले सरकारी लोग जो वहां पे काम कर रहे हैं वो जब तक वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे तब तक कंफर्म होगा। फिर एडमिशन कंफर्म होने के बाद तुम्हें आईडी कार्ड मिलेगा ऑनलाइन अपना स्टूडेंट डैशबोर्ड से। यहाँ पे प्रिंट आईडी कार्ड करके एक आएगा, वही पे स्टूडेंट डैशबोर्ड पे दिख जाएगा। अभी नहीं मिलेगा, कब मिलेगा? एडमिशन कंफर्म होगा तब मिलेगा। एडमिशन कंफर्म कब तक होगा? 31 अगस्त तक होगा, ठीक है। 31 अगस्त तक एडमिशन आराम से तुम्हारा कंफर्म होगा, कोई झंझट वाली बात वहां पे है नहीं। फिर यहाँ पे ऐसे करके एक आईडी कार्ड मिलेगा और यहाँ पे क्या होगा, अब इसके बाद तुम्हारा क्या स्टेप है? टीओसी। अगर तुमने टीओसी के लिए अप्लाई किया, किसको सुनना है? अगर किसी ने टीओसी के लिए अप्लाई किया तो उसी को सुनना है। अगर किसी ने टीओसी के लिए अप्लाई नहीं किया, फुल 5 सब्जेक्ट का दे रहा है, तो उसको नहीं सुनना है। तो अगर टीओसी के लिए अप्लाई किया तो तुम्हारा ओरिजिनल जो फेल मार्कशीट है भैया, ओरिजिनल फेल मार्कशीट, ऐसा नहीं कि डिजी लॉकर वाला, ऐसा नहीं कि ऑनलाइन पे देखा तो उसको स्क्रीनशॉट मार के प्रिंट मार दिया, वो वाला नहीं चलेगा। ओरिजिनल फेल मार्कशीट जो सीबीएसई वाले ने या तुम्हारे बोर्ड वालों ने तुम्हें भेजा होगा तुम्हारे स्कूल पे, वही वाला चाहिए। और उसके साथ टीओसी का एक फॉर्म आता है, टीओसी फॉर्म एक ऑप्शनल है, इसको नहीं, ये ना भी दो तब भी चलेगा, लेकिन ओरिजिनल फिल्म मार्कशीट और एडमिशन फॉर्म। एडमिशन फॉर्म कहां पे मिलेगा? यही प्रिंट आईडी कार्ड पे, इसके ऊपर यहाँ पे लिखा रहेगा एडमिशन फॉर्म, ठीक है। उसको वहां पे क्लिक करो तो वहां पे उसको प्रिंट कराना है। और ओरिजिनल फिल्म मार्कशीट प्रिंट करा के नहीं चलेगा भाई, एकदम ओरिजिनल। ये दोनों लेके तुम्हें एनआईएस के रीजनल सेंटर पहुंचना होगा। जैसे मेरा रीजनल सेंटर कोलकाता था, तो अगर किसी ने टीओसी लिया है तो उसका ओरिजिनल फेल मार्कशीट के साथ एडमिशन फॉर्म का प्रिंट करा के उसको एनआईएस के रीजनल सेंटर को भेजना होगा। या तो कुरियर करा दो, नहीं तो खुद ही चले जाओ वहां पे। रीजनल सेंटर कैसे पता लगेगा? यहाँ पे आईडी कार्ड पे पता लगेगा कि कौन सा वाला है। कई लोग उठ पटांग तरीके से, जैसे उत्तर प्रदेश में 2-3 रीजनल सेंटर है, किसी किसी का इलाहाबाद है, किसी किसी का नोएडा है, किसी किसी का वहां पे देखता हूँ देहरादून भी है। देहरादून आता है उत्तराखंड में, लेकिन कई बार देखता हूँ उत्तर प्रदेश में भी जो लोग रहते हैं उनका भी देहरादून में कई बार शिफ्ट कर देते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? उनको पता है भाई, एनएस वालों को पता है, लेकिन उठ पटंग तरीके से नहीं। जो तुम्हारा रीजनल सेंटर है उसी को भैया मार्कशीट वगैरह भेजना है। एडमिशन कंफर्म होने के बाद ये काम तुम्हें करना है अगर तुमने टीओसी लिया है तो। बुक्स कहां मिलेगा? ऑनलाइन मिलेगा। पीडीएफ बुक्स तुम्हारे यहाँ पे डिलीवरी नहीं करते स्ट्रीम 2 वाले में। स्ट्रीम 3, स्ट्रीम 4 और स्ट्रीम 2 में बुक्स डिलीवरी नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रीम 1 में डिलीवरी होता है। उसमें भी आधे बच्चे को, 50% स्टूडेंट को बुक यहाँ पे नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि सरकारी संस्था है, समझ लो। मैं स्ट्रीम 1 का स्टूडेंट हूं, मैंने भी एडमिशन लिया था उसमें, मुझे आज तक किताब नहीं मिला। तो कोई बात नहीं, किताब अगर ना मिले तो ऑनलाइन पीडीएफ से काम चलाओ अपना। कैसे चलाना होता है अभी दिखाते हैं। यहाँ पे एनआईएस की वेबसाइट पे आ जाओ, फिर लर्नर्स कॉर्नर पे क्लिक करो, फिर यहाँ पे स्टडी मटेरियल वाले पे क्लिक करो, फिर यहाँ पे तुम्हारा कोर्स सिलेक्ट करो कि कौन सा कोर्स है। भाई ऑब्वियसली सीनियर सेकेंडरी का मैं 12 क्लास का डिस्कस कर रहा हूँ, सेकेंडरी वाला मतलब 10 क्लास का। तो 12 क्लास पे यहाँ पे क्लिक करो। मान लो फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, मान लो मैथ्स पढ़ना है, तो मैथमेटिक्स पे क्लिक करो। और यहाँ पे कौन सा चैप्टर तुम्हें पढ़ना है, पहले यहाँ पे सिलेबस देख लो। यहाँ पे सिलेबस बाइफर्केशन है मैथमेटिक्स का। यहाँ पे एक चीज बता देते हैं, पब्लिक एग्जाम वाला सिलेबस पढ़ना होता है। ये मतलब ये जो टीएमए के चैप्टर है ये तुम्हें नहीं पढ़ना है। पब्लिक एग्जाम वाला जो चैप्टर है ये 60% सिलेबस ये तुम्हें पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे लेसन है, ये सारा कुछ तुम्हें पढ़ना है। टीएमए वाला तुम्हें नहीं पढ़ना है, ध्यान दो भाई। फिर यहाँ पे पब्लिक एग्जाम वाले में से मान लो तुम्हें मैट्रिसेस पढ़ना है, तो मैट्रिसेस पे क्लिक करो। यहाँ पे किताब खुल जाएगा, फिर पढ़ लेना भाई, जितना मर्जी अच्छे तरीके से तैयारी कर लेना। ऐसे करके किताब का एक्सेस करना पड़ता है। एनआईएस का देखो एनआईएस का एग्जाम देने जा रहे हो तो एनआईएस का किताब पढ़ना सबसे बेस्ट रहता है। एनसीईआरटी से भी काम हो जाता है। अगर तुम पीसीएम पीसीबी से हो, आर्ट्स कॉमर्स का पता नहीं भाई, आर्ट्स कॉमर्स का देख लेना उसका कैसा क्या रहता है। लेकिन पीसीएम अगर पीसीएम पीसीबी से हो तो एनसीईआरटी से भी काम हो जाता है। लेकिन एनआईएस का किताब पढ़ना ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। तो एनएस का किताब यहां से पढ़ लो ऐसे करके, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। फिर भाई यहाँ पे टीएमए का क्या होगा, पीसीपी क्लासेस का क्या होगा? अरे होगा ही नहीं भाई, स्ट्रीम 2 में कोई टीएमए और पीसीपी क्लासेस नहीं होता, सीधा थ्योरी एग्जाम और प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। अगर किसी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होता तो सीधा 100 नंबर का थ्योरी एग्जाम होता है। अगर किसी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल एग्जाम होता है तो उसका उस हिसाब से किया जाता है। मान लो 80-20, 60-40, 40-60, 70-30, मतलब 70 का थ्योरी, 30 का प्रैक्टिकल, 80 का थ्योरी, 20 का प्रैक्टिकल। कोई झंझट वाली बात है नहीं टीएमए पीसीबी का। और जो वो वाला अक्टूबर था जो 31 मार्च में उसका क्लोज हो गया था, उस वाले अक्टूबर में टीएमए भी होता है, पीसीबी भी होता है, और तुम्हारे में टीएमए पीसीबी नहीं होता। यही डिफरेंस है दोनों में। तो तुम्हारे वाले में और झंझट कम है भाई कि तुम्हें वहां पे असाइनमेंट बना के वहां पे फोटो खींच के अपलोड करना नहीं पड़ रहा। तो ऐसे करके होता है। फिर स्टडी सेंटर क्या होता है? स्टडी सेंटर फॉर्म फिलअप करते वक्त तुम वहां पे फिलअप करने के आता है कि मतलब कौन से डिस्ट्रिक्ट में तुम्हें कौन सा वाला स्टडी सेंटर चाहिए, तो वहां पे तुम सिलेक्ट कर सकते हो कि ये वाला चाहिए। और फिर क्या स्टडी सेंटर क्या होता है? स्टडी सेंटर में तुम्हारा प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, और इसको तुम जब ऑनलाइन वहां पे अपना फॉर्म फिलअप करते हो तो वहां पे तुम्हारा भरने का ऑप्शन होता है कि भैया बताओ राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सा सेंटर तुम्हें लेना है, बताओ वहां पे, ठीक है। तो जो घर के पास होगा उसको प्रेफरेंस 1 तुम वहां पे भर सकते हो। और भरने से पहले अगर तुम्हारा मन है स्टडी सेंटर में विजिट करके आओ तो भाई जाओ, विजिट करके आओ, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। जैसे मेरा यहाँ पे स्टडी सेंटर, यहाँ पे देखो इंदिरा गांधी मेमोरियल, तो यहाँ पे मेरा स्टडी सेंटर है इंदिरा गांधी मेमोरियल। इसको मैंने प्रेफरेंस 1 में रखा था, और प्रेफरेंस 1 में जो रखता हूँ वही मिल जाता है।
और अगर मेरा मन चाहता तो मैं इसको विजिट भी कर सकता था, लेकिन मेरा स्टडी सेंटर वाले लोग काफी सही थे, कोई झंझट वाली बात आई नहीं वहां पे। फिर प्रैक्टिकल एग्जाम होगा तुम्हारा सितंबर में। जो स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 का प्रैक्टिकल का डेट है उसी में तुम्हारा भी प्रैक्टिकल होगा, दोनों का सेम है, बस उसमें टीएमए पीसीबी होता है, तुम्हारे में टीएमए पीसीबी नहीं होता। और उसमें 10th पास लगा के भी एडमिशन लेके 12 कर सकते थे, लेकिन तुम्हारे वाले में ऐसा नहीं होता। तुम्हारे वाले में वैसे करके 12 अगर करना है तो 12 में फेल या कंपार्टमेंट होना पड़ेगा, बस इतना डिफरेंस है। और थ्योरी एग्जाम अक्टूबर नवंबर 2026 में होगा। और रिजल्ट कब आएगा? जनवरी 2027 में रिजल्ट आएगा। तो पासिंग ईयर कब होगा? 2027 ही तुम्हारा पासिंग ईयर होगा, ध्यान रखना 2026 पासिंग ईयर नहीं होगा। अरे पासिंग ईयर तब होता है जिस दिन रिजल्ट आता है, जिस दिन बोर्ड घोषित करता है कि तुम सक्सेसफुली पास हो चुके हो। तो वो तो 2027 में घोषित किया जा रहा है, जनवरी में, तो पासिंग ईयर तुम्हारा जनवरी 2027 में ही होगा। भैया जिस दिन प्यार मोहब्बत होता है शादी उस दिन नहीं होती, उस दिन प्यार मोहब्बत हुआ था। अरे शादी तो उसी दिन होगी ना जिस दिन लीगल डॉक्यूमेंट में लिखा है कि हाँ इस दिन शादी हुई है, समझे बात? तो 2026 में प्यार मोहब्बत हुआ था, लेकिन मेन शादी की, हाँ शादी का प्रूफ क्या है? तो प्रूफ तो जनवरी 2027 में है ना, कि जनवरी 2027 में हमने 12 पास किया, 10 पास किया। जैसे यहाँ पे देखो ये दोनों अक्टूबर 2025 के कैंडिडेट है, एक है स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 का, दूसरा है स्ट्रीम 2 का। तो स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 का सारा कुछ हो रहा है, थ्योरी हो रहा है, प्रैक्टिकल हो रहा है, टीएमए हो रहा है, टोटल हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है। लेकिन जो स्ट्रीम 2 का है उसका सिर्फ थ्योरी हो रहा है और प्रैक्टिकल हो रहा है, तो और झंझट खत्म है ना। टीएमए वीएमए उन सबका कोई झंझट है ही नहीं, सीधा नंबर बैठेगा, तो आराम आराम से करो ना सारा चीजें। फिर अगर तुम सक्सेसफुली 12वीं पास या 10वीं पास हो गए, मतलब मिनिमम 5 सब्जेक्ट के साथ इंक्लूडिंग 1 लैंग्वेज, अगर तुम 12 पास या 10 पास हो गए तो तुम्हें मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट मिलेगा एज अ हार्ड कॉपी अपने स्टडी सेंटर से। हार्ड कॉपी में तुम्हें मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट एक ही सर्टिफिकेट के अंदर मिलेगा। सीबीएसई वाले भी अब ऐसे ही देने लगे, तो कहीं पे भी तुम्हें कोई झंझट और दिक्कत होगा नहीं। एंड एक और चीज मिलेगा, माइग्रेशन और टीसी। और ये किसको मिलेगा? जो सक्सेसफुली 10 पास या 12 पास एनआईओएस बोर्ड से हो चुके हैं। 10 पास या 12 पास होने का मतलब वो मिनिमम 5 सब्जेक्ट लेके इंक्लूडिंग 1 लैंग्वेज, अगर वो 10 पास या 12 पास एनआईओएस बोर्ड से हुए हैं तो उनको ये दोनों चीज मिलेगा। अब तुम बोलोगे कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहां से मिलेगा? तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट एनआईओएस वाले देते नहीं है। अरे कैरेक्टर सर्टिफिकेट देखो सीबीएसई वाले क्यों देते? वो सीबीएसई वाले भी नहीं देते, वो एक्चुअली तुम्हारा स्कूल वाला देता है। अरे भाई स्कूल में पढ़े हो तभी ना जाके तुम्हारे कैरेक्टर के बारे में उन्हें पता है कि बच्चा बढ़िया है हमारा गुड कैरेक्टर, थोड़ा बहुत खराब है हमारा डिसेंट कैरेक्टर, ये है ना। तो एनआईओएस में तुम्हें ऐसा रेटिंग करेगा कैसे? एनआईओएस में तो स्कूल होता नहीं है, स्टडी सेंटर प्रैक्टिकल देने जाओगे, पता चला 1 या 2 या 3 दिन जाओगे, जितना तुम्हारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डेट्स वहां पे बैठेगा, तो तुम्हारा कैरेक्टर इनको पता कैसे होगा? तो इस वजह से एनआईओएस वाले कोई कैरेक्टर नहीं देते। और मैक्सिमम जगह जो तुम्हें मतलब कॉलेज वगैरह वो तुमसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मांगते, अगर वो देखते कि तुमने एनआईओएस से करके तुम आए हो, क्योंकि उनको भी पता है एनआईओएस वाले कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं देते। अब तुम बोलोगे नहीं भैया फिर भी हमसे कोई मांग रहा है, कॉलेज वाला हमसे मांग रहा है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो क्या करें? तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई होता है पुलिस के वेबसाइट पे, वहां पे तुम ऑनलाइन वहां पे ऐसे लिखो कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट अप्लाई ऑनलाइन। जब गूगल पे सर्च करोगे तो सबसे पहले तुम्हारा स्टेट का जो पुलिस का वेबसाइट आएगा उसी से अप्लाई होता है, उससे तुम्हारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह बन जाएगा। और तुम नियरेस्ट कोई साइबर कैफे जो इन सब का काम करते हो उनको पकड़ सकते हो, उनको थोड़ा 100, 150, 200 रुपए, 300 रुपए जो भी वो मांगते हैं वो देके कैरेक्टर सर्टिफिकेट वहां से अप्लाई वगैरह कर सकते हो, कोई झंझट वाली बात है नहीं। अगर चाहिए होगा तो, मैक्सिमम जगह नहीं चाहिए होता। अगर ऑलरेडी 10 पास या 12 पास तुम थे पहले से, सीबीएसई बोर्ड या दूसरे बोर्ड से ऑलरेडी 10 पास 12 पास थे और एनआईओएस में वापस 10 में या 12 में एडमिशन लिया अप टू 4 सब्जेक्ट करने के लिए, तो इस केस में तुम्हें सिर्फ मार्कशीट मिलता है, कोई पासिंग सर्टिफिकेट नहीं मिलता। अरे क्यों नहीं मिलता पासिंग सर्टिफिकेट? अरे भाई पासिंग सर्टिफिकेट मिलने के लिए 5 सब्जेक्ट के साथ पास करना पड़ेगा ना, इंक्लूडिंग 1 लैंग्वेज। तो कहां किया तुमने ऐसे 5 सब्जेक्ट के साथ पास? तुमने तो अप टू 4 सब्जेक्ट के साथ पास किया। मान लो एडिशनल बायोलॉजी करने आए थे तो वो वाला लेके तुम नीट वगैरह में एलिजिबल हो जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे आएगा नहीं। और भैया जो करने आए थे वो काम पूरा नहीं हुआ, इन केस नॉट क्लियर, 75 नहीं आया, SYCT लग गया, मतलब कि थ्योरी में फेल हो गए या एब्सेंट हो गए या प्रैक्टिकल में फेल हो गए, तो दोबारा हमें ये क्लियर करना है। तो उसके लिए क्या उपाय? अरे भड़ भड़ के उपाय है भाई, यही तो मतलब बेनिफिट है इसका। जनवरी टू मार्च जो ऑन डिमांड होगा उसमें तुम एग्जाम में अपियर करके क्लियर कर सकते हो। मान लो जनवरी टू मार्च में भाई हर हफ्ता होगा, हर हफ्ते में हर एक ट्यूसडे होगा, तो ऐसा अगर डेट शीट बना दे एनआईओएस कि हर एक ट्यूसडे में फिजिक्स का एग्जाम हो रहा है, तो हर एक ट्यूसडे में तुम फिजिक्स का एग्जाम दे पाओगे। सिर्फ एग्जाम फीस भरना होता है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट 870 रुपीज और नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट 670 रुपीज, सिर्फ इतना पैसा एग्जाम फीस भरना पड़ता है। तब तुम वहां पे 75% बनाओ भैया, फिर यहाँ पे क्या करो, थ्योरी में फेल थे पास हो जाओ, ज्यादा नंबर ले आओ, दोबारा एग्जाम दो, सिर्फ एग्जाम फीस भरो और एग्जाम दो, तो है ना बढ़िया चीज। हर एक ट्यूसडे को तुम मैथ्स का एग्जाम दे सकते हो, हर एक थर्सडे को तुम फिजिक्स का एग्जाम दे सकते हो, अकॉर्डिंग टू दैट डेट शीट जो एनआईओएस वाला उस मोमेंट पे वहां पे बनाएगा। एंड नेक्स्ट थिंग क्या है, नहीं भैया ऑन डिमांड में भी हमारा नहीं निकला, नाव पार नहीं हुआ, तो भाई अप्रैल 2027 का तुम एग्जाम फीस भर के, जहां पे नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट 300 और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट 450 रुपीज होता है,
ये तुम भर के अप्रैल 2027 में अपना क्लियर कर सकते हो सारा कुछ, फिर कॉलेज वगैरह जेई आईआईटी जोसा जा सकते हो इसी साल के अंदर 2027 के अंदर। तो देखो मल्टीपल टाइम्स अपॉर्चुनिटी, ऐसा कोई बोर्ड तुम्हें अपॉर्चुनिटी नहीं देगा जो एनहाउस बोर्ड तुम्हें देता है। सीबीएसई बोर्ड में क्या होता है, एक बार कंपार्टमेंट लगे तो जुलाई में नहीं हुआ तो अगले साल, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है भाई, मल्टीपल टाइम्स अपॉर्चुनिटी। हाँ भैया जेई अटेम्प्ट, जेई में कैसे होगा, हम रो रहे हैं, अक्टूबर में एग्जाम होगा, जनवरी में रिजल्ट होगा, हमारा जेई कैसे होगा? अरे भाई क्यों नहीं होगा जेई, तुम पहला आदमी हो, जैसे तुम पहला आदमी हो कि एनआईएस अक्टूबर से एग्जाम देके पहली बार जो आदमी वहां पे जेई में बैठने जा रहा है आईआईटी एनआईटी पहली बार करेगा। अरे भाई तुमसे पहले काफी लोग कर चुके हैं, कोई परेशानी नहीं आती, चाहे तुम जेई में जाओ, नीट में जाओ, सीयूटी में जाओ, गवर्नमेंट जॉब में जाओ, प्राइवेट जॉब में जाओ, कोई परेशानी नहीं आएगी। अब देखो जेई का अटेम्प्ट कैसे होगा, तो अगर सुनो, तुम अगर फर्स्ट टाइम, क्या बोल रहा हूं, इससे पहले कभी जेई मेंस का फॉर्म फिलअप तुमने नहीं किया, ध्यान से सुनो, इससे पहले अगर कभी जेई मेंस का फॉर्म फिलअप तुमने नहीं किया, भले ही तुम 12 में फेल या कंपार्टमेंट हो गए थे, इससे पहले कभी जेई मेंस का फॉर्म फिलअप नहीं किया और इधर से 5 सब्जेक्ट लेके अक्टूबर में 12 फेल कंपार्ट यूज करके दोबारा वो 12 कर रहे हो और लाइफ में पहली बार जेई मेंस का फॉर्म तुम भरोगे 2027 में, तो तुम्हें सिर्फ तुम्हें 27, 28, 29 एनआईटी प्लस सिस्टम मिलेगा, मतलब जेई मेंस मिल जाएगा। समझ में आया? और भैया हमारा क्या केस था, हम 2026 में फेल या कंपार्टमेंट तो हो गए थे, लेकिन साथ ही साथ में हमने जेई मेंस का फॉर्म भी भर दिया। जेई मेंस का फॉर्म भी अगर भर दिया तो उस केस में क्या होगा, तो यहां पे सिर्फ तुम्हें 28 तक मिलेगा, ठीक है, 26, 27, 28। देखो ये एनआईटी प्लस सिस्टम और आईआईटी का जो ये मतलब अटेम्प्ट काउंट होता है, ये 12th का फर्स्ट अपेयरिंग से होता है, मतलब 12th के एग्जाम में बैठे कब थे, पास हुए थे, फेल हुए थे, उससे मतलब नहीं भाई, बैठे कब थे, ठीक है, उधर से होता है। लेकिन एक बात समझो, जब जेई मेंस का फॉर्म तुम भरोगे तो जेई मेंस के फॉर्म में वो डिक्लेरेशन दोगे ना कि भैया हाँ मैं 12th में यहाँ पे बैठने जा रहा हूँ एग्जाम में, अरे बिना 12 का डिटेल डाले तुम जेई मेंस का फॉर्म भर लोगे? ऐसा तो होगा नहीं। तो उस केस में एक बार जेई मेंस वालों को खबर लग गया कि तुम 12 के एग्जाम में बैठने जा रहे हो, तब तुम्हें दोबारा अटेम्प्ट एक्सटेंड वो नहीं करते, मतलब आईआईटी के लिए तो स्ट्रिक्टली नहीं, और एनआईटी प्लस सिस्टम में भी अभी के लिए कंफ्यूजन है, लेकिन इसमें भी नहीं करते, यूं मान के चलो, ठीक है, मेंस और एडवांस का ऐसा सीन है। तो अगर जेई मेंस का फॉर्म इस साल भर दिया या इससे पहले भर दिया तो उधर से ही तुम्हारा अटेम्प्ट काउंट होगा, 25, 26, 27 ऐसे करते, 26 में पहली बार भरा था तो 26, 27, 28, ठीक है, तो ऐसा सीन है। और आईआईटी मिलेगा अगर कभी भी जेई मेंस का फॉर्म नहीं भरा और इधर से तुम क्या कहते हो उसको एनआईएस अक्टूबर से करने जा रहे हो, तो 27 और 28 में तुम्हें जेई एडवांस का अटेम्प्ट मिलेगा, आईआईटी का अटेम्प्ट मिलेगा। खिचड़ी नहीं करना भाई, मैंने क्या बोला, अगर कभी जेई मेंस का फॉर्म नहीं भरा तभी ऐसा होगा, अगर जेई मेंस का फॉर्म भर दिया तो यहां से एक दफा माइनस कर लेना, ठीक है। अगर जेई मेंस का फॉर्म 2026 में भर दिया तो उस केस में तुम्हें 28 में आईआईटी नहीं मिलेगा और 29 में एनआईटी प्लस सिस्टम नहीं मिलेगा, ठीक है। और अगर 25 में ही जेई मेंस का फॉर्म भर दिया तब तो भैया आईआईटी बिल्कुल ही नहीं मिलेगा और एनआईटी प्लस सिस्टम मिलेगा 2027 का, है ना। ये है सीन टोटल यहाँ पे ऐसा। और नीट का क्या मिलेगा, अरे नीट का तो मिलता ही जाएगा भाई अभी के हिसाब से, अभी कोई जब मैं वीडियो बना रहा हूं 2026 चल रहा है, नीट में अभी तक कोई ऐसा अटेम्प्ट उन्होंने नहीं लगाया, अनलिमिटेड अटेम्प्ट है। तो भैया क्लियर करो और 27, 28, 29, 30, 31, अरे मन मर्जी बैठते जाओ ना भाई, जिंदगी काफी लंबा है, एक ना एक बार कभी ना कभी तो एग्जाम तुम्हारा निकलेगा। अरे भाई पढ़ लो ध्यान से, 27 में ही निकालना है, ड्रॉप पे ड्रॉप नहीं लेना।